पाकिस्तान किस तरह जीरो से हीरो बन गया है। यूएस ईरान की जो बातचीत थी उसको इस्लामाबाद में करा के, बात यह है कि इंडिया के साथ ये बहुत बड़ा सदमा है और इंडिया जो है बौराया हुआ है। इसीलिए सुब्रमण्यम जयशंकर दलाली की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि एक बेहुदा बात थी, नहीं थी करनी चाहिए। सुब्रमण्यम जयशंकर हैं ही बेहुदा आदमी, उनकी बात छोड़िए। तो वो जी ट्रम्प जी और मोदी जी की यारी है, सब चंगा होगा। हाँ वही अब वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल उनका खोखलापन समझ आ गया है ना। आसिम मुनीर आर्मी के अंदर वाज नोन एज अ ईरान स्पेशलिस्ट। तो ये तो अरबी भी जानते हैं, ये तो पूरी कुरान अरबिक भी जानते हैं। हाँ, पूरी कुरान याद है इनको। जी। तो जब ही बिकेम द फील्ड मार्शल और एक्चुअली द स्ट्रॉन्ग मैन इन पाकिस्तान, तो और उनके ईरान के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है। उधर ट्रम्प के साथ है, उधर सऊदी अरेबिया के साथ है। तो ऑल दिस हेल्प पाकिस्तान टू बी द नेचुरल एवेन्यू फॉर होस्टिंग द टॉक्स। नमस्कार, आदाब। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद बड़े ही दिग्गज हैं, विद्वान हैं। इन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं। गैरिसन स्टेट सब लोग जानते हैं, स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में भी लोग पढ़ते हैं इसे। हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स काफ़ी पढ़ते हैं भारतवर्ष के और बाकी देशों के भी। मैं यहाँ वॉशिंगटन में हूँ, यहाँ पर भी इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। इन्होंने फिर लिखी पंजाब के पार्टीशन पे किताब, जिसको काफ़ी अवार्ड मिले, और वो भी गजब किताब है। वो पार्टीशन की जो त्रासदी थी उसका बहुत ही विस्तार में विवरण है। और फिर उसके बाद इन्होंने लिखी है जिन्ना पे किताब लिखी है। जिन्ना की बायोग्राफी 808 पन्नों की है, जो भी अवार्ड विनिंग किताब है। और इसको कई लोग इनका मैग्नम ओपस कहते हैं। मैग्नम ओपस मतलब कि जिंदगी का बहुत बड़ा काम। तो इश्तियाक साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल करने के, बड़ी मेहरबानी। लेकिन कोई मुझसे पूछे तो मेरा मैग्नम ओपस जो है ना, वो पंजाब वाली किताब है। अच्छा। हाँ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, कैसे लिखी जाए। बढ़िया। हाँ जी। तो आप लोग देख रहे हैं तो जरूर इनकी किताबें पढ़िए। पंजाब वाली पढ़िए। अब इन्होंने कह दिया पंजाब वाली इनकी मैग्नम ओपस है। जिन्ना वाली को काफी अटेंशन मिला है, काफी वो दुनिया में उसको अटेंशन ज्यादा मिली। हाँ, जी, ध्यान ज्यादा दिया है लोगों ने। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे और पाकिस्तान किस तरह जीरो से हीरो बन गया है। यूएस ईरान की जो बातचीत थी उसको इस्लामाबाद में करा के। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं कि पाकिस्तान काफी पॉलिटिकल ट्रबल में था। इसके पहले राजनीतिक हालात काफी खराब थे। इमरान खान को जेल में बंद कर दिया था। लोग असंतुष्ट थे, लोग दुखी थे, लोग खुश नहीं थे शहबाज शरीफ की सरकार से। और शहबाज शरीफ के पीछे जो आसिम मुनीर राजकाज चला रहे हैं, जो सियासत चला रहे हैं, उनसे भी कोई ज्यादा खुश नहीं था। तो राजनीतिक हालात बड़े खराब थे। आर्थिक हालात पाकिस्तान के और खराब थे। पाकिस्तान दौड़ा भागा गया, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, वो जो गाना है, उसी तरह दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा दोबारा पहुंच गया पाकिस्तान आईएमएफ के पास। और 25 दफे शायद पहुंचा है आईएमएफ के पास, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो कंगाली से हमेशा आंख मिचौली पाकिस्तान खेलता रहता है। मेरा एक दोस्त है आईएमएफ के, अभी यहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, उसने कहा कि पाकिस्तान इज ऑलवेज फ्लर्टिंग विद बैंक्रप्सी। तो वो चल रहा था। और पाकिस्तान में नौकरियां तो हैं नहीं, पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, पाकिस्तान में करप्शन बेइंतहा है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। फ्रैजाइल इकोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। पाकिस्तान एक फ्रैजाइल इकोनॉमी है। और पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों से
बड़ी खिटपैट है। इंडिया से लड़ाई हुई पिछले साल एक टेररिस्ट स्ट्राइक के बाद 4 दिन की, अब अफगानिस्तान से हो रही थी। तो ऐसे हालात में अचानक पाकिस्तान का एक सेवियर बन गया। क्यों? क्योंकि भाई जेडी वैंस पहुंच गए, वाइस प्रेसिडेंट वहां, और ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए और दोनों ने बातचीत की। सीज फायर तो पहले से ही एक तरह से हो गया था, लेकिन कम से कम सीज फायर की बातें इस्लामाबाद में हुई, इस्तांबुल में नहीं हुई और नई दिल्ली में नहीं हुई। तो अब पाकिस्तान जीरो से हीरो फिर है। इश्तियाक साहब, हम पहुंचे कैसे इधर इस मुकाम पे? देखें, तुर्की का यहाँ पे एक रोल जो है हो सकता था, जैसे कुछ लोग समझते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट एर्दोगान और प्रेसिडेंट ट्रंप के ताल्लुक जो हैं, क्योंकि एर्दोगान ने बहुत ज़्यादा नेतन्याहू पे पर्सनल तनकीद भी की है, तो जाहिर है ट्रंप के और एर्दोगान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। इसके बरक्स जब ये पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई और 4 दिन के बाद सीज फायर हुई, तो पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के फ़ोन कॉल पे हमने ये सीज फायर को मंजूर किया, जबकि हिंदुस्तान ने उसको डिनाई किया। आज तक इश्तियाक साहब, सबसे पहले सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे किया था। हाँ, उन्होंने किया, चले उन्होंने किया। और पाकिस्तान ने, वॉशिंगटन और दिल्ली दोनों में मुझे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है, भाजपा के लोगों ने बताया है, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के लोगों ने बताया है कि भाई बिल्कुल अमेरिका से दरख्वास्त आई और हमने वो मानी। और यहाँ पर जेडी वैंस और मार्को रूबियो के लोगों ने बताया है कि ट्रंप ने कहा इन दोनों को कि भैया इंडिया से बोलो बंद करने को, टीम अप करो, टैग टीम करो, बंद कराओ लड़ाई। तो बिल्कुल अमेरिका का हाथ था और हिंदुस्तान झूठ बोलता फिर रहा है। लेकिन ये आप समझा सकते हैं कि हिंदुस्तान को ट्रंप के इस रोल को डिनाई करने में क्या फ़ायदा है? वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट नॉट एक्सेप्ट, अगर ये सारा सच है, और जो मुझे लगता है सच है, कि वो भी मान ले कि जी हाँ हमने सीज फायर इसलिए किया है तो कि हमें, वो अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। क्योंकि इंडिया का स्टैंड ये है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, कश्मीर में हम फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहते, कश्मीर में कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा। यही तो बेसिस है ना शिमला एकॉर्ड का, जो इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ साइन किया था। नहीं, सीज फायर तो है, वो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट तो नहीं है। हाँ। इतना तो माना जा सकता था, लेकिन चले इंडिया की पोजीशन, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के फाइटर पायलट और पाकिस्तान के डिप्लोमेट बेहतर होते हैं। नहीं, पाकिस्तान के इस दफा तो फाइटर पायलट ने भी अपना कमाल दिखाया। देखिए, फाइटर पायलट ऑन एवरेज इंडिया के बेहतर होते हैं, क्योंकि वो है ना कि उनको जलने से डर नहीं है। आपके यहाँ तो पाकिस्तान में दफनाया जाता है, हिंदुस्तान में तो सबकी चिता जलनी है। तो अगर जल भी गए तो की फर्क पैदा है? की फर्क पैदा है। चलो, ये भी एक तरीका है देखने का। एनी हाउ, पाकिस्तान के उस ऐलान के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, और जैसे कोई पर्सनल दोस्तियाँ नहीं होती, इस किस्म का एक माहौल क्रिएट किया गया। 2 दफा जा चुके हैं ये लोग। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ना कि आसिम मुनीर मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने भी जिस तरह चापलूसी की कि आपको जी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आप तो बेस्टेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो। 2025 में दिला रहे थे, जब नहीं मिला ट्रंप को तो फिर 2026 के लिए भी नॉमिनेट कर दिया इसने, शहबाज शरीफ ने। तो पाकिस्तानीज आर वेरी गुड एट प्लीजिंग। बल्कि मुझे याद है कि जब जिन्ना साहब ने इस्फहानी को भेजा ना
अमेरिका प्लीड करने के लिए कि आप पाकिस्तान को के क्रिएशन को अपोज ना करें, तो इस्फहानी ने लिखा कि मेरा इम्प्रेशन अमेरिकन का है कि अगर आप उनकी बहुत तारीफ करें तो वो बहुत खुश होते हैं। हाँ, ये मेरी जिना वाली किताब में मैंने कोट किया हुआ है। तो मुझे लगता है फॉरेन जो ऑफिस है हमारा, उसने ये पूरा वो चीज़ का नोटिस लिया हुआ है। तो उन्होंने ट्रम्प की बड़ी तारीफ की। और अब आप बता रहे थे शायद कि क्रिप्टो डॉलर मैं इकोनॉमी बताता हूँ आपको, मैं लिखा हुआ हूँ, मेरे नोट्स हैं इधर। जी जी तो देखिए, इन्होंने यूएस को क्रिटिकल मिनरल्स ऑफर किए सितंबर 2025 में। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की कंपनी है या जो भी स्टेट ओन्ड जी। एंटरप्राइज होगी, उसने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट डील एक यूएस कंपनी से साइन की। जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से। ये क्रिप्टो करेंसी वेंचर है, को फाउंड किया है डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार ने। तो पाकिस्तान ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दिया है, दूसरा जो है नॉमिनेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए, जी तीसरा क्रिटिकल मिनरल्स जो कि अमेरिका को जरूरत है, वो कहा कि भाई आपके हैं, आप आ जाइए, हमारे यहाँ से ले जाइए, इन्वेस्ट करिए, हम चाइना के ऑल्टरनेटिव सोर्स बन जाएंगे। और ये तीसरा और चौथा, क्रिप्टो में भी इनके परिवार को जो है हाथ मिल गया है। तो ट्रंप परिवार भी बल्ले बल्ले कर रहा है। ट्रंप परिवार को तो पाकिस्तान ट्रंप के सगे हो गए, इंडिया सुतेले हो गए, सिंपल है। ये इस लेवल पे सियासत चल रही है आजकल, डिप्लोमेसी। अब बात यह है कि इंडिया के साथ ये बहुत बड़ा सदमा है और इंडिया जो है बौराया हुआ है, इसीलिए सुब्रमण्यम जयशंकर दलाली की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि ये एक बेहुदा बात थी, नहीं थी करनी चाहिए। सुब्रमण्यम जयशंकर हैं ही बेहुदा आदमी, उनकी बात छोड़िए। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखेंगे मोदी और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की रिलेशनशिप, इनके रिश्ते, तो एक जमाने में नरेंद्र मोदी आते थे, रैली करते थे यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप जाते थे अहमदाबाद में, वो रैली करते थे इनके साथ। नरेंद्र मोदी कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, जो कि डेमोक्रेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जो है हाउडी मोदी होता था, मैडिसन गार्डन में हुआ, टेक्सास में हुआ। तो ये तो बिल्कुल ही बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, तो ये वाला रिश्ता था। और मैं बता रहा हूं कि जब प्रोजेक्ट 2025 छपा, हमने देखा कि इंडिया पे जो काफी कमेंट्री है, कमेंट्री क्या थी कि भाई इंडिया टैरिफ लगाता है, इंडियन लेबर मतलब हमारे अमेरिकन लेबर को अंडरकट करते हैं। तो हमने जो है इंडियन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स दोनों को बोला कि भाई जब ट्रंप इस दफे आएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, टैरिफ्स तो आएंगी। तो जानते हैं भाजपा के लोगों का और आईएएस हमारे बहादुर और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? वो जी ट्रंप जी और मोदी जी की यारी है, सब चंगा होगा। हाँ वही अब वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल तो उनका खोखलापन समझ आ गया है ना। तो पर अब पाकिस्तान की बात करते हैं कि देखिए पाकिस्तान अब जो है बिल्कुल ही ग्लोबल सेंटर स्टेज है। जी है। ये 4 दिन की चांदनी है, बाद अंधेरी रात है कि इससे कुछ फायदा हो सकता है पाकिस्तान को? नहीं, देखें, पाकिस्तान आप सब जानते हैं, जैसे आपने बताया, इकोनॉमी बुरी हालत में, बिल्कुल दुनिया के जो नॉर्म है कि इलेक्शन हो, फ्री और हुकूमत बने, उसके खिलाफ हैं। इमरान खान जैसा भी हो, इमरान उसको जेल में बंद कर दिया है। करप्शन जो है वो वाइड स्प्रेड है, एंडेमिक है। हाँ जी, और कोई नौकरियां नहीं है। इन हालात में अगर पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की ये गेम खेली है तो बहुत कामयाब, बहुत कमाल उसका ये है। क्या ये लास्टिंग कोई गेन है पाकिस्तान का? ये एक मोमेंट्री है। इसको आप यूं भी देखें कि फिलहाल तो ये सीज फायर होने के बाद टॉक्स को इन्होंने होस्ट किया है,
और वो टॉक्स कोई कामयाब नहीं हुई, फेल हो गई हैं। हम्म। अभी भी ये 2 हफ्ते का पीरियड है, शायद 1 हफ्ता रह गया इसके अंदर अबाउट, तो इसमें कहा जाता है कि शायद एक दोबारा राउंड भी इस्लामाबाद में हो। अगर वो होता है तो फिर पाकिस्तान की जो गुड्डी है और ऊंची उड़ जाएगी। लेकिन अगर वो ना भी हो और सीज फायर के बाद अमन कायम ना हो, पीस ना हो, बल्कि जंग दोबारा रिज्यूम हो जाए, तो फिर पाकिस्तान की ये जो डिप्लोमेटिक गेन है ना, उसकी लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू को असेस करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिसके लिए फैसिलिटेशन की, टॉक्स की, अगर उसके बाद अमन नहीं इस्टेब्लिश हो सका बल्कि जंग दोबारा हो गई है, तो गुडविल तो पाकिस्तान की दुनिया में ज़रूर मानी गई है। मैंने देखा है कई यूरोपियन गवर्नमेंट्स के हेड्स ने भी पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है कि आपने अमन के लिए ये बहुत बड़ा काम किया। तो पाकिस्तान की दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक जो है वो बहुत बड़ी गेन है। लॉन्ग टर्म देखें, एक और बात भी है, पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये वेस्टर्न पावर्स के साथ ये किया है, बल्कि ईरान को भी बार बार कहा है कि आप सऊदी अरब पर हमला ना करें, भाइयों को भाइयों के साथ जंग नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड में भी अपनी एक वो क्या कहते हैं साख जमाई है। तो आपने इस्लामिक वर्ल्ड की बात की, तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं लोगों को कि देखिए पाकिस्तान तो है ही मुस्लिम कंट्री, बना ही इसलिए कि सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के लिए बना। आपने तो किताबें लिखी हैं इस पे साहब। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है 920 किलोमीटर है ईरान के साथ। तो पाकिस्तान का स्किन इन द गेम भी है इस लड़ाई। जी बिल्कुल है। ठीक। दूसरा, पाकिस्तान के एक्सपैट बहुत हैं गल्फ में। पाकिस्तान रेमिटेंसेस पे डिपेंड करता है। जी 6 मिलियन सारी एनर्जी आती है गल्फ से। तो पाकिस्तान का और आमदनी भी और खर्चा भी दोनों जो है गल्फ से जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान का स्किन इन द गेम है। क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान के रिश्ते टर्की से हैं। पाकिस्तान टर्की की ओर देखता है क्योंकि भाई इंडिया को कॉन्करी तुर्कों ने किया। जी 1192 में सबसे पहले। पाकिस्तान के रिलेशंस इजिप्ट से अच्छे हैं, वो भी एक मिलिट्री रेजिम है पाकिस्तान की तरह, वो भी एक गैरिसन स्टेट है और सुन्नी मुल्क है। पाकिस्तान का तो मिलिट्री अलायंस है अब सऊदी अरेबिया के साथ। पहले पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, अब तो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों हो गया है। तो पाकिस्तान के रिश्ते तो हैं ही सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान के रिश्ते बाकी सुन्नी देशों से भी है। कतर से अच्छे हैं जी, कतर से अच्छा बनाया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से अच्छा बना लिया है। दुबई में वैसे ही पाकिस्तान का सारा ब्लैक मनी लगा हुआ है। पाकिस्तान से चोरी करके जो पाकिस्तान की एलीट है वो दुबई में खूब पैसा लगाती है, बाकी जगह भी लगा रही होगी। बहरीन में जी, बहरीन की रेजीम के लिए पाकिस्तान काम करती है क्योंकि बहरीन की रेजीम एक सुन्नी रॉयल्टी है जो कि एक शिया पॉपुलेशन पे 70% शिया है पॉपुलेशन जी। और जब अरब अपराइजिंग्स हुए तो पाकिस्तानी ट्रूप्स ने बिल्कुल बहरीन के रॉयल फैमिली की मदद की। ठीक है, और अभी भी की है जी जो है। तो पाकिस्तान के बड़े घने रिश्ते हैं और पाकिस्तान के उस रिश्तों की वजह से सुन्नी पावर्स और गल्फ पावर्स पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हैं जी। पाकिस्तान के रिश्ते चाइना से भी हैं, सीपैक भी है बेशक। पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से तो हमने बता ही दिए जी। तो इन सारे लोगों को देखकर पाकिस्तान एक जो है नेचुरल जगह थी सीजफायर के लिए। और पाकिस्तान का जो आपका आर्ग्यूमेंट है साहब कि पाकिस्तान ने अपने लोकेशन का जियोपॉलिटिकल रेंट लिया है, पाकिस्तान फिर या पाकिस्तान की एलीट फिर जियोपॉलिटिकल रेंट और या जियोपॉलिटिकल एडवांटेज प्रेस करने में काफी कामयाब हुई है। एक और बात जो हमको कहना चाहिए कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी तकरीबन अच्छे रिलेशंस रहे हैं। मसलन
ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। ये देखिए, बार ये बार लोगों को पता नहीं है, जी जी बहुत ईरान जरूरी ने है। Afghanistan is the only country which opposed the creation of Pakistan, और ईरान was the first which recognized Pakistan। अलबत्ता ये भी मैंने देखा है कि पाकिस्तान की मेंबरशिप की प्रपोजल इंडिया से आई थी, जिसका जिक्र नहीं होता कि इसका यूएन का मेंबर बन जाए। ये वैसे फुली एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन मैंने कहीं एक ज़माने में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये तो सच है ना कि अफगानिस्तान ने अपोज किया था और ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। इसके बाद देखें, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बलोचिस्तान एक प्रोविंस है, ईरान का भी और पाकिस्तान का भी, जहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है। तो 1973 में इराक ने, जिसकी ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, कहा जाता है कि उन्होंने एक मिलिट्री कैश भेजा अपनी इराक एम्बेसी को इस्लामाबाद, ताकि वो वेपन सारे जो हैं बलोचों को दिए जाएं, ताकि वो ईरानी बलोचिस्तान में इस्तेमाल हों। तो भुट्टो साहब उसके पावर में थे, वो वाली सारी चीज़ पकड़ी गई और फिर पाकिस्तान ने और ईरान ने मिल के ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी ना बलूचिस्तान में, दोनों तरफ उनको क्रश किया। तो ये भी एक रिलेशनशिप है पाकिस्तान का। लेकिन ये शाह ऑफ ईरान के दौर की बात है, जब इस्लामिक ये रेवोल्यूशन होता है आया 1979 में जी, तो थोड़ा सा पाकिस्तान में लोग घबराए, बिकॉज ईरान ने अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल। और पाकिस्तान में एक बात बता दीजिए कि पाकिस्तान में 10 से 15%, मैं बताने लगा हूँ, पाकिस्तान में 10 से 15% शिया हैं, जो कि हिस्टोरिकली हमेशा इंडिया के दौर में भी और उससे पहले भी क्वाइटिज्म के शिकार थे, क्योंकि उनका यकीन है कि जब तक फाइनल इमाम नहीं आता, हमारा रोल हिस्ट्री में अभी नहीं है, वी हैव टू वेट फॉर द इमाम। लेकिन खुमैनी ने कहा कि कौन मिलियन साल तक हम इमाम का इंतज़ार करें, वी आर गोइंग टू मेक द रेवोल्यूशन नाउ, विलायत फ़की। हाँ जी, तो शिया जो हैं पाकिस्तान के, वो भी उसके अंदर फिर एक्टिवेट हो गए। और वो जो पुराने झगड़े हैं कि हु शुड हैव बीन द खलीफा, हु शुड हैव सक्सीडेड प्रॉफिट मोहम्मद, वो डिस्कशंस की बुनियाद छोड़ के बाज़ारों में आ गए। और पाकिस्तान में 1990s में दोनों तरफ से टेररिज्म हुई, ठीक ठाक टेररिज्म, मस्जिदों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, कब्रस्तानों के अंदर ये रैपिड फायरिंग के साथ लोग मारे गए। तो एक बैड ब्लड भी क्रिएट किया गया बिटवीन द सुन्नी एंड शिया। उससे पहले जब ये मुहर्रम होता था तो सुन्नी जो है एहतराम में हिस्सा लेते थे, पीटते शीटते नहीं थे। लेकिन इसके बाद ये मसला जो है ना वो ज़्यादा सेक्टेरियन हो गया। तो ईरान ने पाकिस्तान की थोड़ा सा अपसेट भी किया, लेकिन इन द लॉन्ग रन हुआ क्या कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी के अंदर वाज नोन एज अ ईरान स्पेशलिस्ट। तो ये तो अरबी भी जानते हैं, ये तो पूरी कुरान पढ़ सकते, भी जानते हैं, हाँ, पूरी कुरान याद है इनको। जी जी। तो जब ही बिकेम द फील्ड मार्शल और एक्चुअली द स्ट्रॉन्ग मैन इन पाकिस्तान, तो और उनके ईरान के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उधर ट्रंप के साथ है, उधर सऊदी अरेबिया के साथ है। तो ऑल दिस हेल्प पाकिस्तान टू बी द नेचुरल एवेन्यू फॉर होस्टिंग द टॉक्स। तो ये टॉक्स तो होस्ट कर लिया, लेकिन डिप्लोमेटिकली जी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नहीं बना पाया है। अभी तो लड़ाई चल रही थी, अभी तो लड़ाई चल रही है। जी 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 जी, अभी सीज फायर है ना कि लड़ाई हाँ फिर चालू हो गई। ये नहीं, अभी चालू नहीं हुई, कुछ दिन के लिए ये बंद है। लेकिन वहाँ पे ये जो अफगान रजीम है, इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ भी हैं। तो हो सकता है सऊदी अरेबिया अपना इन्फ्लुएंस कोई एक्सरसाइज करे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कोई टॉक्स करवाने के अंदर।
हाँ, तो वी डोंट नो कि तब वो क्या होगा। फिलहाल पाकिस्तान ने अपना रोल जो है ना ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट बड़ा कामयाबी से प्ले किया है। लॉन्ग रन में इसका कितना फायदा होता है वो देखने की बात है कि अगर तो जंग रिज्यूम हो जाती है तो फिर ये टॉक्स को होस्ट करना और ये सारा लोग भूल जाएंगे और बाद में क्या होगा फिर देखी जाएगी। लेकिन शॉर्ट रन में पाकिस्तान को काफी डिप्लोमेटिक हाई मिला है। कहते हैं कि एक नया राउंड ऑफ टॉक्स भी होने वाला है और वो भी इस्लामाबाद में होगा। अगर वो होता है तो फिर पाकिस्तान की और जो है प्रीमियम जो है और हाई हो जाएगा। बिल्कुल जी। और इंडिया की प्रीमियम जैसे हमने कहा कि काफी उसके कॉन्ट्रास्ट में काफी लो होती गई है डिप्लोमेटिक। ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जी शुरू से काफी तेज तर्रार रही है। भले ही कंट्री नहीं रन कर पाई हो पाकिस्तान की एलीट, लेकिन डिप्लोमेटिकली देखिए निक्सन भी चाइना पाकिस्तान के थ्रू गए। जी। द रोड टू बीजिंग ले थ्रू इस्लामाबाद। वेरी ट्रू। हेनरी किसिंजर आए थे पाकिस्तान और फिर वो बैकडोर फैसिलिटेट किया था पाकिस्तान ने, और जो है वो जाके मिले थे माओ जेडोंग से, जू एनलाई से, और हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन ने फिर चाइना को सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस से, के अलायंस से खींचा। जी जी, ऐसे ही है। पूरा जो है एक तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल गई। तो पाकिस्तान हैज प्लेड अ मेजर रोल डिप्लोमेटिकली। और आप देखें पाकिस्तान के जरिए ही उन्होंने अफगान जिहाद भी तो करवाया ना। बिल्कुल, मैं वही बात कहने वाला था कि जी। वो तो चार्ली विल्सन्स वॉर में मजाकिया तौर पे है, लेकिन बिल्कुल जिहाद तो वहीं से हुआ, वहां से हुआ पाकिस्तान के जरिए। हाँ बिल्कुल। और उसमें सऊदी, इजिप्ट, इजराइल सब इन्वॉल्व थे। सब इन्वॉल्व थे, बेशक बेशक। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली ये क्या एक नया दौर शुरू हुआ है कि ये फ्लैश इन द पैन है कि ये हाई होगा, ये शुगर हाई है कि हाई हुआ और उसके बाद, या ये एक नया दौर है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अब एक फिर जो है एक लंबा एक लॉन्ग गेम खेलेगा? देखिए ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान बिकॉज ऑफ टेररिज्म इंडियन कश्मीर में, इंडिया के अंदर, और यहाँ से लोग बाहर से आए, यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, उन्होंने जाके लंदन में बसों में अंडरग्राउंड में बम चलाए। अलकायदा वाले भी यहाँ पे आप पकड़ा गया। देखिए ओसामा बिन लादेन तो एबटाबाद के बगल में था, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के बगल में। पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड अ रोग स्टेट, लेकिन अब शायद पाकिस्तान की वो जो एक रेपुटेशन है उससे आज़ादी हो जाए अगर इसको वो कंसोलिडेट कर सके। रिहैबिलिटेशन हो जाएगी रेपुटेशन की। जी जी, रोग स्टेट से रेपुटेशन रिहैबिलिटेट हो सकती है। जी, और उसके लिए अगर पाकिस्तान फैसिलिटेट कर सकता है अमेरिका की और ईरान की टॉक्स, तो क्या पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम इंडिया के साथ नहीं रिजॉल्व कर सकता थ्रू डायलॉग? अगर इंडिया में भी कोई लोग तैयार हों, क्योंकि अगर हम इतने गुड हैं एट यू नो हेल्पिंग अदर्स रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो व्हाई शुड वी नॉट यूज द सेम यू नो क्वालिटी टू रिजॉल्व आवर ओन कॉन्फ्लिक्ट्स विद पहले अफगानिस्तान के साथ कर लें, वो और नेशन है, ड्यूरेंट लाइन है, पहले वो सल्टा लें। मेरी वहां पे एक स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से एक थ्योरी है मेरी शायद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसका जिक्र करता हूं कि जहां जहां दुनिया के अंदर बॉर्डर्स ओपनली रिकग्नाइज ना हो वहां हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, ये सारा जो इजराइल जो मर्जी कहे, लेकिन क्योंकि उसके बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो वहाँ जंग बार रहती है। इधर इंडिया और ईरान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर भी अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। अगर इंडिया और चाइना अपनी ओल्ड सिविलाइजेशन वाले क्लेम्स को पूरा करके उन्हें रिजॉल्व कर लें तो ये एक बहुत बड़ी गेन है एशिया के लिए। पाकिस्तान और इंडिया
देखिए, पाकिस्तान वांट्स के डोरेंट लाइन शुड बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर, विच द अफगान्स आर नॉट रेडी, बट दे वांट इंडिया के ये जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर ना बने। वहाँ मेरी थ्योरी है कि व्हाट इज गुड फॉर द गुड गूज इज गुड फॉर द गैंडर। आप अगर अफगानिस्तान से ये डिमांड कर रहे हैं तो आप इंडिया के साथ भी इस किस्म की बात करें। बहुत बड़ी बात आपने कही कि पाकिस्तान के स्टैंड में एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप तो स्टेटस को चाहते हो अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वो भी तो अंग्रेजों ने बंदूक की नली पे अफगानों से जो है मनवाया था। तो अफगानिस्तान की तो कोई सरकार, कम्युनिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, मोनार्किकल हो, किसी ने ड्यूरैंड लाइन को नहीं माना है, नहीं माना। बल्कि तालिबान जब पहली दफा आए और पाकिस्तान की मदद से आए, बिल्कुल, तो उनको नहीं मना सके, पाकिस्तान उनको नहीं मना सके। बहुत बड़ी बात, नहीं मना सके। तो एक तो और आप कहते हो कि अफगानिस्तान रिविजनिस्ट पावर न हो, स्टेटस को एक्सेप्ट कर ले, हाँ, लेकिन इंडिया के साथ आप लाइन ऑफ कंट्रोल मानने को तैयार नहीं हो, वहां आप रिविजनिस्ट हो। तो आप वेस्ट में चाहते हो स्टेटस को, ईस्ट में चाहते हो रिविजन, जहां अपना फायदा और दुनिया में अमन कायम करने के लिए फ्रंट पे हो और अपने मसाइल के लिए आप इस किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज रखते हैं। नहीं, उस मामले में भले ही जयशंकर हमारा बंदर हो जी, लेकिन इंडिया स्टेटस क्वोइस्ट पावर है, इंडिया एग्रेसिव पावर नहीं है। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। और ये जयशंकर के दौर में ही आके इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू टेक ओवर ईस्ट, अपना पाकिस्तानी कश्मीर, ये वो। मैंने तब भी जंग से पहले समझाया था कि ये वॉक ओवर नहीं होगा यार, ये एक ही आर्मी है, एक ही किस्म के लोग हैं जो लड़ेंगे दोनों तरफ, तो वॉक ओवर नहीं होगा, रिमेंबर दैट। और वही हुआ कि 4 दिन के बाद इंडिया भी मान गया। तो क्यों मान गया? क्योंकि दोनों नहीं जीत सकते एक दूसरे से जंग, बिल्कुल ना तो, न्यूक्लियर जंग और ना ये कन्वेंशनल जंग, बस बात यहाँ पे खत्म होती है। तो पाकिस्तान की अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में की एक और चीज मेरे दिमाग में आई, माफ करूंगा थोड़ा मैं डिस्कशन लंबा खींच रहा हूं, कि डोमेस्टिकली क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में दंगे हुए थे जब अटैक हुआ था, यूएस कॉन्सुलेट अटैक किया था एक मॉब ने, और पाकिस्तान में एंटी इजराइल सेंटिमेंट बहुत हाई है, पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट भी बहुत हाई है, मुझे पता है। और शिया कम्युनिटी तो खूब पैसे भेज रही है, जी, औरतें अपना सोना भेज रही हैं ईरान। जी, बिल्कुल। ये तो कश्मीर में भी हो रहा है, ये तो इंडिया में भी हो रहा है। कई सुन्नियों ने भी कहा है कि हम भूल जा रहे हैं कि ये शिया सुन्नी है, हम भी मदद कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही है, तो इस्लाम के नाम पे एक सेंटिमेंट आ गया है जी। तो इस सरकार पे, शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर के राजकाज पे क्या फर्क पड़ा है इन टॉक से? डोमेस्टिकली क्या इंपैक्ट हुआ है? ये देखे रोज लोग जो बनाते थे ना कार्टून इनका, वो भी बनते हैं अब, लेकिन ज्यादा चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आ रही हैं वो इनकी ग्रेट तारीफ में है, फील्ड मार्शल की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की और बाकियों की, कि देखें पाकिस्तान ने कमाल करके दिखा दिया है। तो फॉर द मोमेंट द प्रोपेगेंडा फॉर द रिजीम हैज एक्लिप्स्ड द नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो कि इमरान खान के सपोर्टर करते थे। इमरान खान ने अपना प्रोटेस्ट भी बंद कर दिया था इस दौरान जी। तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, हाँ, बढ़ गई है। तो ये तो एक तरह से इन पीस टॉक से फायदा हुआ है पाकिस्तान को, बिल्कुल हुआ है जी। चलिए साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर दोबारा आपसे बातचीत जारी रहेगी और बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे साहब। प्रोफेसर इश्तियाक साहब, शुक्रिया, आपने बड़ा वक्त दिया। खुदा हाफिज।